नमस्कार रेल साथियों। इस वीडियो में हमने लिया है सोलापुर डिवीज़न का WLI का पेपर और इसका जो राजभाषा का पार्ट था जो 101 से 110 होता है उसका हमने अलग से वीडियो बना दिया है। आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और ये पेपर BR क्लासेस को शेयर किया है श्रीमान मिथिलेश कुमार जी ने। धन्यवाद मिथिलेश कुमार जी आपको सबसे पहले, और बधाई हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए। BR क्लास की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो BR क्लासेस के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और देखने वाले हैं वीडियो, उनको सबको रूबरू करा देते हैं। सोलापुर डिवीज़न का जो WLI का पेपर है सभी के सामने प्रस्तुत हैं। जो पेपर की कमेटी रही है, इस पेपर की 16 कमेटी रही है, उसमें श्रीमान श्री राम खिलाड़ी जी मीणा, बीकानेर से हुकुम मीणा जी और RB यादव साहब, DK मीणा जी और स्वयं मैं। फिर भी यदि किसी प्रश्न को आपको आपत्ति है, किसी प्रश्न को लेकर या प्रश्न के उत्तर को लेकर आपत्ति है, तो आप हमें विद प्रूफ शेयर कीजिएगा मेरे व्हाट्सअप नंबर 8502030400 पर। हमारी कमेटी उस प्रश्न पर डिस्कस करेगी और उस प्रश्न का राइट उत्तर आपको बताया जाएगा, चाहे एक छोटा वीडियो अलग से बनाना पड़े करेक्शन वीडियो का, जो आता भी है समय समय पर। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं सोलापुर डिवीज़न का WLI का पेपर। इसमें 110 प्रश्न हैं और 10 राजभाषा का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है यूट्यूब पर। तो अब जो बाकी 100 प्रश्न हैं वो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, पहला प्रश्न है रेलवे कर्मचारी लाभ निधि का प्रावधान कौन से वॉल्यूम में है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा IREC वॉल्यूम फर्स्ट, ऑप्शन A। स्टाफ बेनिफिट फंड का जो प्रावधान है वो आपके इंडियन रेलवे एस्टैब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम फर्स्ट में है, ऑप्शन A। नेक्स्ट है साथियों, मास्टर परिपत्र संख्या 4 किससे संबंधित है? तो मास्टर परिपत्र संख्या जो 4 है वो SBF से संबंधित है, स्टाफ बेनिफिट फंड से संबंधित है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा D, राइट आंसर D। नेक्स्ट है 3 वर्ष से अधिक के अनपेड वेजेस SBF में जमा किए जाते हैं। 3 वर्ष से अधिक के अनपेड वेजेस स्टाफ बेनिफिट में जमा किए जाते हैं। तो वो जो यहाँ आंसर होगा वो आंसर होगा C, 3, C ऑप्शन, C ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है साथियों, SBF के तहत विभिन्न गतिविधियों के संबंध में प्रतियोगिता योगदान कितना है? तो वो है, पहले ये 500 रुपये था इसलिए C नहीं होगा, राइट आंसर B होगा। 800 रुपये कर दिया गया है, 800 रुपये कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। 800 रुपये राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय रेलवे में HRMS ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम का शिकायत मॉड्यूल रेलवे बोर्ड द्वारा 1 अप्रैल 2022 से शुरू किया गया था। इस मॉड्यूल में GIO का क्या अर्थ है? तो GIO का अर्थ है ग्रीवेंस इंचार्ज ऑफिसर। B आंसर इज करेक्ट, B आंसर इज करेक्ट।
नेक्स्ट है साथियों, आरबी संख्या 28/2022 के अनुसार IRRT के लिए न्यूनतम सेवा अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? तो वो 10 वर्ष कर दिया गया है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ENG सेकेंड / 2021/RC1/SR/15 दिनांक 10 मार्च 2022 द्वारा रेलवे बोर्ड ने अनुकंपा आधार पर भर्ती हुए पे बैंड फर्स्ट एस ट्रेनी कर्मचारियों को पूर्ववर्ती ग्रुप D L1 में नियमित पोस्टिंग के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के लिए दी गई अवधि कितनी बढ़ा दी गई है? तो वो दी गई अवधि बढ़ा दी गई है मई 23। ध्यान रखिएगा, मई 23। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक निलंबित कर्मचारी ट्रेड यूनियन प्रतिनिधि के रूप में PNM की बैठकों में भाग ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। A suspended employee can attend PNM meeting as trade union official. Right, true, correct. Your answer is option A. प्रश्न नंबर 9 है, CGA के मामले में आयु में 1 वर्ष तक की छूट DRM के अनुमोदन से दी जा सकती है। गलत। अंडर एज रिलेक्शन अप टू 1 year in the case of CGA compensation ground appointment may be given with the approval DRM। तो ये आपका रॉन्ग है, फॉल्स है। ऑप्शन डी। योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ओए सॉरी बी, इसमें डी है ही नहीं, बी आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्पोर्ट्स कोटा के तहत भर्ती में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयु में छूट या आरक्षण उपलब्ध नहीं है। राइट, ऑप्शन ए, ट्रू, राइट, करेक्ट। योर ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन इज ए। Age relaxation or reservation is not available for ST, SC, OBC in recruitment against sports quota. Your answer is option is A, true, correct, right, option A। प्रश्न नंबर 11 है, LDC परीक्षाओं में द बेस्ट अमंग द फेल्योर स्कीम लागू नहीं है। LDCE लो LDC परीक्षाओं में द बेस्ट, LDC परीक्षाओं में नहीं है। योर आंसर इज ऑप्शन बी, रॉन्ग, गलत। द बेस्ट अमॉन्ग द फेलियर स्कीम इज नॉट एप्लीकेबल इन LDC एग्जाम। योर आंसर इज ऑप्शन बी, गलत, फॉल्स, रॉन्ग। 11 में बी। प्रश्न संख्या 12 है, स्थायी स्थानांतरण पर एक रेलवे कर्मचारी वर्तमान और अगले शैक्षणिक सत्र को कवर करने के लिए शैक्षणिक आधार पर रेलवे क्वार्टर रख सकता है जब उसका पुत्र पुत्री कक्षा 9 या 11 में पढ़ रहा हो। ऑप्शन सी। A railway servant on permanent transfer can retain railway quarters on educational grounds to cover current and next academic session when his or her ward is studying in. Your answer option C, class 9th and 11th। नेक्स्ट है, HOER के तहत एक सप्ताह में निरंतर श्रेणी के श्रमिकों के लिए काम करने का समय है, तो वो है 48 घंटे, 48 आवर्स।
द वर्किंग आवर्स फॉर द कंटिन्यूस कैटेगरी वर्कर्स इन ए वीक अंडर HOER हाउस ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन इज 48 hours. Your answer is correct option is option B. Option B, correct answer B. नेक्स्ट है नियम 13 के तहत शादियों, वर्षगांठ, अंत्येष्टि या धार्मिक कार्यों जैसे अवसरों पर समूह ए अधिकारी रुपए तक का उपहार स्वीकार कर सकते हैं। तो ये कर सकते हैं साथियों आपके बी, राइट आंसर 5000, राइट आंसर 5000, ऑप्शन बी। ए ग्रुप ए पोस्ट ऑफिसर में एक्सेप्ट गिफ्ट अप टू Rs 5000 ऑन ओकेजन सच एज वेडिंग एनिवर्सरी, फंडरल्स फॉर रिलीजियस फंक्शंस अंडर रूल 13। योर आंसर इज ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलीय प्राधिकारी को प्रथम अपील प्रस्तुत करने की समय सीमा 30 दिन, ऑप्शन सी, 30 दिन, ऑप्शन सी। ये क्रसर कहाँ भाग गया साथियों, नजर ही नहीं आ रहा, क्रसर भाग गया साथियों, आ गया आ गया आ गया, ये ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। RTI एक्ट 15 जून 2005 को संसद में पास हुआ था और RTI एक्ट है जो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। और RTI की फुल फॉर्म होती है राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। और इसमें PIO पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है। ये भी पूछा जाता है साथियों कि RTI एक्ट संसद में कब पास हुआ, तो ये 15 जून 2005 को पास हुआ और लागू कब से हुआ, 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका उद्देश्य क्या था, प्रशासन के कार्यों में पारदर्शिता लाना, भ्रष्टाचार को रोकना और तय समय में जनता का काम होना। चलिए नेक्स्ट है 16। निलंबन का आदेश देने वाला प्राधिकारी निलंबन के 3 महीने की अवधि के बाद निर्वाह भत्ते को 25% बढ़ाने, कम करने या बढ़ाने के लिए, दोनों देखिएगा साथियों, कम करने या बढ़ाने के लिए सक्षम है। ऑप्शन ए। द अथॉरिटी हु मेड ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन इज कॉम्पिटेंट टू रिड्यूस इंक्रीज सब्सटेंस अलाउंस आफ्टर ए पीरियड ऑफ 3 months ऑफ सस्पेंशन टू द एक्सटेंट ऑफ योर राइट आंसर ऑप्शन ए 25%, राइट आंसर ए। मेडिकल कैटेगरी B1 B2 के कर्मचारियों के दृष्टि परीक्षण विजन टेस्ट की आवधिक चिकित्सा परीक्षा PME प्री मेडिकल आई टेस्ट, प्री मेडिकल आई टेस्ट 45 वर्ष की आयु के बाद वर्ष में एक बार आयोजित की जाएगी। पैंतालीस वर्ष की आयु के बाद, देखिए यहाँ मैं बताता हूँ, यहाँ 45 से पहले, 45 साल से पहले तो होती है आपके, 45 से पहले तो होती है आपके 4 साल में एक बार, ठीक है साथियों। और 45 से 55 तक होती है आपके, 45 से 55 तक होती है आपके 2 बार, ठीक है साथियों। और 55 से 60 के बीच होती है पर ईयर, साल में एक बार,
तो यहाँ पूछा है 45 वर्षों की आयु के बाद, तो योर राइट आंसर दो, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट। अगर यही 55 पे पूछ लेता तो एक आंसर, और यही 45 वर्ष से नीचे पूछ लेता तो 4 साल में एक बार, तो यहाँ 2 वर्षों में एक बार की जाएगी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। सीधी भर्ती में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आरक्षण का प्रतिशत है, तो वो 10% है, ऑप्शन ए। देखिए यहाँ ईडब्ल्यूएस की फुल फॉर्म होती है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और ये लागू हुआ था आपके 1 फरवरी 2019 को, और सीधी भर्तियों में ये 10% आरक्षण दिया जाता है, जो कि आपका उत्तर ए सही है, ऑप्शन ए। और यदि किसान है तो उसके पास 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं होनी चाहिए, और इसमें ईडब्ल्यूएस में सालाना आय 8 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये भी प्रश्न बनते हैं। कौन कौन से प्रश्न बनते हैं? पहला प्रश्न बनता है यहाँ ईडब्ल्यूएस की फुल फॉर्म इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। दूसरा प्रश्न बनता है सीधी भर्तियों में इसमें कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है, तो 10%। तीसरा प्रश्न बनता है ईडब्ल्यूएस कब से लागू हुआ, तो ये 1 फरवरी 2019 से लागू हुआ। तीसरा प्रश्न बनता है किसान के पास कितनी एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं होनी चाहिए, तो 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं होनी चाहिए। और चौथा प्रश्न इसमें यह बनता है कि इसमें सालाना आय कितने रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो सालाना आय 8 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे ईडब्ल्यूएस से संबंधित, जो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। नेक्स्ट है आपका अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों की श्रेणी में कौन आएगा, तो राइट आंसर सी, सन इन लॉ, राइट आंसर सन इन लॉ। कौन नहीं आएगा, देखिए 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 देखिए, कौन नहीं आएगा? दत्तक पुत्र आएगा, दत्तक पुत्री आएगी, दामाद नहीं आएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट, ऑप्शन आपका सी राइट है। वर्तमान में चिकित्सा भत्ता की दर क्या है, तो ये 1 जुलाई 2017 से 1000 रुपये है। 1 जुलाई 1/7/2017 से ये है 1000 रुपये है। तो 1000 रुपये या किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए डी आ जाएगा, राइट आंसर डी। नेक्स्ट है साथियों, हाउस ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन अनुभाग के अंतर्गत फैमिली प्लानिंग फील्ड वर्क्स पद को किस श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो यहाँ आ जाएगा एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड में किया गया है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। इंटेंसिव कंटिन्यूस ईआई एक्सक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 से लागू है, करेक्ट, ये करेक्ट, ऑप्शन बी, औद्योगिक विवाद अधिनियम है जो 1947 से लागू है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है साथियों मैच द फॉलोइंग, मैच कराइए इनके, तो मैच कराते हैं, करा लो, मैच करा लो। मैच द फॉलोइंग कैसे कराएं, इधर PQRS है और इधर SF है, S2 है, S3 SF है। तो मैं आपको बता दूं SF1 निलंबन के लिए आता है, SF2 डीम्ड सस्पेंशन के लिए आता है, माना गया निलंबन या समझा गया निलंबन, SF3 निर्वाह की स्वीकृति के लिए आता है, और SF4 आता है जो निलंबन से बहाली के लिए आता है। तो SF1 का हो जाएगा, इसी से हो जाएगा, डीम्ड सस्पेंशन के लिए SF2 हो जाएगा।
रिकवेशन ऑफ सस्पेंशन के लिए 4 हो जाएगा। क्लेमिंग ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस के लिए SF3 हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में मिल रहे हैं ये आपके बी ऑप्शन में मिल रहे हैं। तो आपका जो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। गौर से देखिएगा साथियों इस प्रश्न को। वैसे भी मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ, जो ये स्टैंडर्ड फार्म है SF1 से लेकर के मुख्य रूप से ये आपके SF14 है, जो रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी को आरोप पत्र देने से है। तो 14 तक आप याद कर लेते हैं तो इससे संबंधित 2 प्रश्न जरूर आते हैं। वैसे मैं मोस्ट बता देता हूं जो सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं। SF1 है निलंबन के लिए है, SF2 है डीम्ड सस्पेंशन के लिए है, SF3 है जो आपके निर्वाह भत्तों की स्वीकृति के लिए है, SF4 है जो निलंबन से बहाली के लिए है, SF5 बड़ी शास्त्री की चार्जशीट है, SF11 छोटी शास्त्री की चार्जशीट है, SF7 जांच अधिकारी की नियुक्ति है, SF14 सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी को आरोप पत्र देने से है, और SF9 हटा लिया गया है। तो यही मेन पूछता है, तो ये आप याद कर लीजिएगा, और सारे याद कर लिए देंगे तो सबसे अच्छी बात है। नेक्स्ट है रेलवे में शामिल होने पर ट्रैक मेंटेनेटर का हकदार होता है। ट्रैक में रेलवे में शामिल होने पर ट्रैक मेंटेनर का हकदार होता है। ऑन ज्वाइनिंग रेलवे ट्रैक मेंटेनर इज एंटाइटल फॉर PTO के 4 सेट। करेक्ट। देखो मैं आपको यहाँ बता दूं, बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर देता हूँ कि जो PTO है उसके जो PTO के मामले में किसी भी कर्मचारी के साथ भेदभाव नहीं किया है। रेलवे ने PTO के मामले में किसी भी कर्मचारी के साथ भेदभाव नहीं किया है, चाहे वो ग्रुप D का कर्मचारी हो, चाहे वो ग्रुप C का कर्मचारी हो, चाहे वो ग्रुप B का अधिकारी हो, चाहे वो ग्रुप A का अधिकारी हो। 4 सेट PTO पर ईयर ज्वाइनिंग समय से ही प्रत्येक कर्मचारी को दिया जाता है, जबकि पास के मामले में विभिन्नताएं हैं। पास अधिकारी को 6 सेट पर ईयर मिलते हैं ज्वाइनिंग टाइम से, जबकि कर्मचारी को 5 साल तक 1 सेट दिया जाता है। ग्रुप C और ग्रुप D का जो कर्मचारी होता है उसको 1 सेट 5 साल तक दिया जाता है, और 5 साल की सर्विस के बाद 3 सेट पर ईयर दिया जाता है। तो ये था आपका आंसर, इसमें बी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट है आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन के अनुसार पूरी रात क्या होता है? तो ये 10 से 6 बजे के बीच होता है, ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। पास नियम के अनुसार 1 वर्ष का अर्थ है, तो कैलेंडर ईयर, राइट। कैलेंडर ईयर, राइट। भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 में नामक अधिकृत निधि है, तो वो ए है कंटीजेंसी फंड, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। विधवा के लिए अनुकंपादार पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? कोई योग्यता नहीं है साथियों, आपका आंख मीच के मारिएगा, ऑप्शन डी। हाँ, लेकिन उसको 4th क्लास में नियुक्ति दी जाएगी, उसको 4th क्लास में नियुक्ति जाएगी। वैसे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो होती है वो 10वीं प्लस ITI होती है। टेक्निकल के लिए ITI और नॉन टेक्निकल के लिए 10वीं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। लेकिन विधवा लेकिन विधवा के मामले में कोई नहीं होती, ना 8वीं होती है, ना 10वीं होती है, ना 12वीं होती है, कोई सी नहीं होती है। तो ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी आपका यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट है जिस रेल सेवक की मृत्यु आतंकवादियों, असामाजिक तत्वों आदि द्वारा हिंसा के कृत्यों के कारण कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान होती है, उसे एक मुश्त 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाता है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यहाँ आ जाएगा 25 लाख रुपए, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है
निम्न में से कौन रेल सेवा के डीआर के तहत दंड नहीं है? तो वो आ जाएगा आपका सस्पेंशन, ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट है, नोटिस ऑफ इम्पोजिट पेनल्टी पर हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो वो है आपका सी, अनुशासनात्मक प्राधिकारी, ऑप्शन सी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 32 है साथियों, रेलवे कर्मचारी के मामले में सेवा की समीक्षा तब तक की जाती है जब तक उसने रेलवे कर्मचारी के मामले में सेवा की समीक्षा तब तक की जाती है जब तक उसने यहाँ क्या आएगा साथियों 32 में क्या आएगा, 25 आएगा, 55 आएगा, या दोनों आएंगे, या उपयोग सभी सही हैं। देखो ये दोनों तो कट हो गए साथियों, 25 भी कट हो गया, बचा कौन? बी 55, ऑप्शन बी आंसर राइट। प्रश्न संख्या 33 है, समूह ए और बी कर्मचारी एक कैलेंडर वर्ष में सुविधा पास के समूह ए में कौन आता है? अधिकारी। समूह बी में कौन आता है? अधिकारी। एक कैलेंडर वर्ष में सुविधा पास के 6 सेट, ऑप्शन ए। अधिकारियों को ट्रेनिंग पीरियड में तो मिलता है 3 सेट पास, 3 सेट पास मिलता है पर ईयर, और जैसे ही उनकी ट्रेनिंग खत्म होती है और जैसे ही ज्वाइनिंग होती है तो 6 सेट पास मिलना शुरू हो जाता है प्रत्येक ईयर। जबकि अपने कर्मचारियों के मामले में ग्रुप सी और डी के जो ग्रुप के कर्मचारी हैं उनके मामले में व्यवस्था अलग है। उनके मामले में व्यवस्था क्या है कि उनको ज्वाइनिंग के समय से 4 सेट पीटीओ दिए जाएंगे, और ये 4 सेट पीटीओ अधिकारी को भी दिए जाएंगे। और ग्रुप सी और डी कर्मचारियों को ज्वाइनिंग समय से लेकर 5 साल तक 1 सेट पास दिया जाएगा, 5 साल तक। 5 साल के बाद 3 सेट पास दिए जाएंगे। जबकि अधिकारी को ट्रेनिंग पीरियड में 3 सेट पास दिए जाते हैं, और जैसे ही अधिकारी ट्रेनिंग पीरियड पूरा करता है, उसका ज्वाइनिंग होता है, तो 6 सेट पास पर ईयर उसके चालू कर देते हैं। तो ये यहाँ जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, 33 में ए होगा। राइट आंसर ऑप्शन इज ए होगा। नेक्स्ट है साथियों, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 अगस्त को। सद्भावना अगस्त जो मनाया जाता है 20 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन बी। सद्भावना अगस्त जो मनाया जाता है वो 20 अगस्त को मनाया जाता है। महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है, तो ये आपके भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है, और उनका बर्थडे 14 अप्रैल को मनाया जाता है। तो बर्थडे तो मनाया जाता है 14 अप्रैल को, और महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है 6 दिसंबर को। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? 6 दिसंबर, ऑप्शन बी। साथियों, भीमराव अंबेडकर जी बहुत महान व्यक्तित्व के धनी थे, और उन्होंने भारतीय संविधान के रचयिता थे। उन्होंने 60 देशों का संविधान पढ़ के फिर इंडिया का संविधान बनाया था। ऐसे आदमी को सत सत नमन, कोटि कोटि नमन। ऐसे महापुरुष भगवान के समान दर्जे के लायक हैं। भगवान भी इंसान के रूप में ही जन्म लेता है। तो मैं पुनः एक बार श्री भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। चलिए साथियों, 36 नंबर, समूह सी पद पर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति की भर्ती के लिए सामान्य उम्मीदवार के लिए आयु में छूट है। तो वो है आपके 10 ईयर्स,
10 वर्ष, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, लिखित में पदोन्नति पर स्थानांतरण से इनकार करने वाले कर्मचारी को 1 वर्ष की अवधि के लिए पदोन्नति से वंचित किया जाना चाहिए, 1 ईयर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 38, फैक्ट्री अधिनियम द्वारा शासित रेलवे प्रतिष्ठान में यदि कर्मचारियों की संख्या 250 है तो कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिए, ऑप्शन सी। चलिए साथियों, इस प्रश्न पे डिटेल से बात करते हैं। यहाँ 5-6 प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं। प्रश्न नंबर जो 38 है, यहाँ 5-6 प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न बनता है यहाँ कि यदि किसी कारखाने में 1000 आदमी या 1000 से ज़्यादा या 1000 आदमियों पर CSO की नियुक्ति होती है, CSO की नियुक्ति होती है। CSO कौन होता है? चीफ सेफ्टी ऑफिसर। CSO कौन होता है? चीफ सेफ्टी ऑफिसर। और यदि 500 आदमी हैं तो 500 आदमियों पर आपको बता दूं, एम्बुलेंस, 500 आदमियों पर एम्बुलेंस, डिस्पेंसरी और कल्याण निरीक्षक, वेलफेयर की। 500 आदमियों के लिए एम्बुलेंस, डिस्पेंसरी और वेलफेयर निरीक्षक की नियुक्ति होती है। यानी 500 आदमी है किसी कारखाने में तो वहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी, 500 आदमियों पर डिस्पेंसरी की व्यवस्था होगी और 500 आदमियों पर कल्याण निरीक्षक की नियुक्ति होगी। फिर आता है आपके 250 आदमी। 250 आदमियों पर यानी 250 की कर्मचारियों की संख्या पर कैंटीन की व्यवस्था रहेगी। फिर आता है आपके 150 कर्मचारी। तो 150 आदमी या 150 कर्मचारियों पर आपके फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था रहेगी, फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था रहेगी। और यदि किसी कारखाने में कम से कम 30 महिलाएं काम करती हैं, कितनी? 30 महिलाएं काम करती है तो वहाँ बाल शिशु गृह की व्यवस्था रहेगी। 30 या 30 से ज़्यादा, कम से कम 30 महिला होनी चाहिए। 30 या 30 से अबव महिला काम करती है किसी कारखाने में तो वहाँ बाल शिशु गृह की स्थापना रहेगी। तो ये जो मैंने फैक्ट्री एक्ट से संबंधित थे ये सारे ही प्रश्न आपको बता दिए हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 38। तो यहाँ 250 आदमियों के लिए पूछा था कैंटीन के लिए, तो कैंटीन के लिए 250 आदमी चाहिए, CSO के लिए 1000 आदमी चाहिए और एम्बुलेंस, डिस्पेंसरी और कल्याण निरीक्षक की नियुक्ति के लिए 500 आदमी चाहिए। 150 पे फर्स्ट एड बॉक्स है और 30 महिलाओं पे बाल शिशु गृह की स्थापना है और 150 आदमियों के लिए फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था है। और यदि 500 आदमी काम करते हैं तो 500 पे एम्बुलेंस, डिस्पेंसरी और कल्याण निरीक्षक, ये तीनों 500 आदमियों पर हैं। चलिए 39 नंबर प्रश्न में चलते हैं। सेवानिवृत्त रेल सेवक, सेवानिवृत्त रेल सेवक, सेवानिवृत्त रेल सेवक से अधिक मामलों में डिफेंस हेल्पर के रूप में कार्य नहीं कर सकता, तो वह है 7। सेवानिवृत्त रेल सेवक है जो डिफेंस काउंसलर के मामले में यानी डिफेंस हेल्पर के रूप में 7 से अधिक मामलों में कार्य नहीं कर सकता है, 7। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ डी ऑप्शन हो जाएगा साथियों, 39 में डी। एक कारखाने में जहां अधिक महिलाएं, तो ये 30 आ जाएगा साथियों, 30, ऑप्शन बी। अभी अभी मैंने आपको पूर्व प्रश्न में बताया तो यहाँ ऑप्शन बी आ जाएगा साथियों। नेक्स्ट है, यदि कोई प्रारंभिक प्रशिक्षण निर्धारित नहीं है तो आरआरबी के माध्यम से भर्ती किए गए उम्मीदवारों की वरिष्ठता के क्रम में तय की जाती है। तो उनकी
यदि कोई प्रारंभिक परीक्षण निर्धारित नहीं है, देखिए आरआरबी के पैनल की पोजीशन, पैनल नियुक्ति की तिथि, यदि कोई प्रारंभिक परीक्षण निर्धारित नहीं है, ठीक है, तो आरआरबी के माध्यम से भर्ती किए गए उम्मीदवारों की वरिष्ठता। वैसे भी अगर प्रशिक्षण की व्यवस्था भी नहीं है तो भी प्रशिक्षण के हिसाब से वरीयता नहीं तय की जाती है। मैं आपको ये बता दूं, जो आरआरबी के पैनल में मेरिट होती है उसी हिसाब से वरीयता तय की जाती है। तो अगर प्रशिक्षण की व्यवस्था हो चाहे नहीं हो, उसमें आरआरबी की पैनल की पोजीशन ही मानी जाती है। जन्म तिथि की स्थिति तो जब आती है जब सेम कंडीशन में आ जाए उम्मीदवार, बराबर स्थिति में आ जाए, 55 दोनों के अंक आ जाए, तो अब क्या करें साहब, तो अब जन्म तिथि में जो बड़ा होगा उसको वरीयता दी जाएगी। तो आपका जो यहाँ राइट आंसर होगा वो 41 में सी होगा, 41 में सी होगा साथियों। इकतालीस में सी होगा। आरक्षण भरने के लिए लागू है, आरक्षण भरने के लिए लागू है। रिजर्वेशन इज एप्लीकेबल टू फिल अप कल्चर कोटा, स्पोर्ट्स कोटा, एक्स कैडर, इनमें से कोई नहीं। कल्चर कोटा, स्पोर्ट्स कोटा, एक्स कैडर, पोस्ट, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 42 में डी, 42 में डी। 43 है साथियों, अवैध हड़ताल के मामले में संबंधित कर्मचारियों की अनुपस्थिति सेवा में विराम के समान है और बिना अनुमति के इसे माफ नहीं किया जा सकता है। In case of illegal strike, the absence of employees concord is tantamount to a break in service and cannot be condoned without the sanction of the precedent. Right answer. Correct. Right answer. Correct. RTI अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 के तहत किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित जानकारी प्राप्त करने की समय सीमा क्या है? 48 घंटे। राइट आंसर। वैसे 30 दिन का समय होता है, लेकिन जहां वैसे समय 30 दिन का होता है साथियों, मैं बता दूं, कम से जो मैक्सिमम समय होता है वो 30 दिन का होता है, 1 महीना होता है। लेकिन जहां किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित मैटर आ जाता है, वहाँ पे 2 दिन के अंदर जानकारी अवेलेबल कराना जरूरी है, यानी 48 घंटे। तो यहाँ ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है। HRMS की डिजाइन और निगरानी की जाती है, तो वो क्रिस है साथियों। करेक्ट आंसर सी, करेक्ट आंसर सी। प्रश्न नंबर 46 है, मेजर पेनल्टी चार्जशीट में अनिवार्य रूप से अनुलग्न शामिल होते हैं। तो ये 4 होते हैं साथियों, ध्यान रखिएगा, 4 होते हैं। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 4 4। निर्णय की तारीख से महीने की अवधि के भीतर विशेष अनुमति याचिका दायर की जाती है। तो उसके लिए जो आपको मिलता है वो 3 महीने का समय मिलता है, 90 दिन। इसको चाहे आप 90 दिन कह लो, चाहे इसको आप 3 महीने कह लो। तो यहाँ आंसर के मामले में महीने की बात कर रहा है, तो अपन क्या कहेंगे, 90 दिन को 3 महीने बोलेंगे, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। 47 में डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। और ये है 48 नंबर का प्रश्न, क्या है, नर्सिंग भत्ता की दर। अरे यार भाई साहब, तू क्यों आ गया बीच में यार, भाई हट जा। नर्सिंग भत्ता की दर क्या है? तो नर्सिंग भत्ता की दर है जो
बिल्कुल करेक्ट है, 7200 रुपये है। राइट आंसर डी। CRIS क्रिस सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन ए। फुल फॉर्म पूछा है, ऑप्शन ए सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, ए आंसर राइट। विकलांग व्यक्ति कर्मचारी विशेष आकस्मिक अवसर के रूप में कितने दिनों की अतिरिक्त छुट्टी ले सकता है? तो 4 दिन की। देखिए साथियों, मैं बता देता हूँ, यहाँ मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ प्रश्न नंबर 50 को बहुत अच्छी तरह से कंफर्म कर देता हूँ। रेलवे वर्कशॉप के अंतर्गत 8 CL मिलती है। कितनी CL मिलती है? 8 CL। और ओपन लाइन में ये 10 CL मिलती है। ठीक है, ओपन लाइन में ये 10 CL मिलती है। यदि वर्कशॉप में विकलांग कर्मचारी है तो 4 CL एक्स्ट्रा मिलेगी। तो 4 CL एक्स्ट्रा मिलेगी तो उसको टोटल CL वर्कशॉप में कितनी मिलेगी? 12। और यदि विकलांग कर्मचारी ओपन लाइन में है तो वहाँ उसको 4 CL एक्स्ट्रा मिलेगी। तो 10 और 4 14 CL आपको ओपन लाइन में मिलेगी कर्मचारी को। तो ये तो इसकी व्याख्या थी, यानी कि कुल मिला के ये है, चाहे कर्मचारी वर्कशॉप में काम करता हो चाहे ओपन लाइन में करता हो, उसको 4 CL एक्स्ट्रा मिलती है विकलांग व्यक्ति को। तो वर्कशॉप में 8 मिलती है इसलिए 12 हो जाएगी, और ओपन लाइन में 10 मिलती है इसलिए विकलांग को 14 हो जाएगी। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा है वो पूछा है कितनी अतिरिक्त मिलती है? तो 4 मिलती है, ऑप्शन सी। तो ये था साथियों आपका सोलापुर डिवीज़न का WLI का पेपर, जिसको हमने 1 से 50 तक सोल्व कर लिया है। और ये वीडियो 40 मिनट से ऊपर का हो चुका है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में लेंगे हम 51 से 100 तक। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। जय रेलवे, जय हिंद, जय भारत। हाँ, और यदि आपको किसी प्रश्न में ऑब्जेक्शन है तो मुझे विथ प्रूफ मेरे व्हाट्सएप नंबर 8502030400 पर विथ प्रूफ आप मुझे सेंड कर सकते हैं। जो हमारी एक्सपर्ट रिव्यू कमेटी है, श्री राजीव रंजन साहा, RB यादव, श्रीमान राम खिलाड़ी जी मीणा, श्री ओखम सिंह जी मीणा, DK मीणा जी और मैं उस पर्सन पे डिस्कस करेंगे और आपको राइट आंसर बता दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू रेल साथियों, धन्यवाद।